नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आपकी कक्षा 12 जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं DNA और RNA के बारे में। मुख्य ध्यान जो रहेगा वो DNA के ऊपर रहता है इस चैप्टर के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह आपके काम आएगा, नीट के अंदर भी काम आएगा, आपकी 12th क्लास में भी काम आएगा। और अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान है, कोई आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये टॉपिक काम आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है एक तरीके से। तो आज से हम इस चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी खोलेंगे और कॉपी के ऊपर आपकी क्लास 12th बायोलॉजी है, तो क्लास 12th बायोलॉजी लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। तो ये चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर है 5। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया हम DNA के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखिए, जीवों के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन ही जैव रसायन कहलाता है। इन अध्ययनों के दौरान वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो पदार्थों के बने होते हैं। किन किन के बने होते हैं? एक तो होता है प्रोटीन और दूसरा होता है DNA। और प्रोटीन होते हैं 20 एमिनो अम्लों से बने होते हैं प्रोटीन और DNA। तो DNA यहाँ पर क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। भी आनुवांशिक पदार्थ है जो कि हमारे केंद्रक के अंदर पाया जाता है, उसकी तरह कार्य करता है। तो ये एक जैव रासायनिक पदार्थ है और ये एक मतलब बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक बनता है अपने आप में। तो हमने क्या पढ़ा इस स्लाइड पे? तो जीवों के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन ही जैव रसायन है। जीवों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनका अध्ययन ही जैव रसायन है। और इन जैव रासायनिक खोजें हुई, तो जैव रासायनिक पदार्थों का पता लगाया। तो इन वैज्ञानिकों ने देखा कि जो हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र है वो दो पदार्थों के बने हैं, प्रोटीन और DNA। प्रोटीन अपने आप में अलग टॉपिक है, वो एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, वो हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम आगे वैसे प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बातें। तो वैसे ये अलग टॉपिक है। तो अब हम बात करेंगे DNA। DNA क्या चीज़ होती है? तो चलिए DNA देख लेते हैं। तो DNA जो है, DNA एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है लगभग सभी सजीवों के अंदर। जो जितने भी प्रकार के सजीव जो होते हैं उनमें सभी में ये एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है DNA। पहले हमने जीन के बारे में पढ़ा था 5वें चैप्टर के अंदर। उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो जीन के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, DNA। तो DNA है या DNA जो है वो बेसिकली जीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। DNA के खंड, जीनों के खंड ही क्या होते हैं? DNA होते हैं। तो अपवाद स्वरूप हम बात करें तो कुछ विषाणु जिनमें RNA का मुख्य पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ होता है, बाकी सब में क्या होता है? DNA होता है। RNA भी अलग चीज़ है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो थोड़ा बहुत तो आपको DNA के बारे में पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं पता तो आज की इस वीडियो से पता चल जाएगा आपको। तो ये थी इस स्लाइड की बातें। अब आगे बात करते हैं। तो जो DNA है, DNA की फुल फॉर्म होती है D से डिऑक्सी राइबोज, N से न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर E नहीं आएगा, न्यूक्लिक एसिड, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो न्यूक्लिक अम्ल, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बात करें, ये एक लंबा बहुलक होता है। यह एक नाभिकीय अम्ल है। क्योंकि नाभिकीय अम्ल क्यों है ये? क्योंकि ये क्या पाया जाता है? हमारी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 के अंदर और इसे नाम दिया था न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये हो गई DNA के बारे में थोड़ी सी बातें। भी इसकी खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मिशर ने करी थी। और ये कहाँ पाया जाता है? एक नाभिकीय अम्ल है जो कि कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। और ये क्या है? एक लंबा बहुलक होता है, ठीक है। तो ये बातें थी स्लाइड से। तो जो आपकी DNA की संरचना होती है वो देख लेते हैं। तो नाभिकीय अम्ल DNA जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स इकाइयों से मिलकर बना होता है।
ये इकाइयाँ एक दूसरे से रेखीय क्रम में जुड़कर, यानी कौन सी, न्यूक्लियोटाइड्स जो इकाई है वो एक दूसरे से रेखीय क्रम में जुड़कर एक अत्यधिक लंबा अणु बना देती है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो अब हमें डीएनए की संरचना पता चल गई कि डीएनए की जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। हालांकि डीएनए की संरचना के लिए कुछ मॉडल दिए गए थे, वो आपके आगे का टॉपिक है। फिलहाल हमें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ना है। भी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमें देखना है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड की संरचना। भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना कैसी होती है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड जो आपका होता है वो 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 है पेंटोज शर्करा यानी पेंटोज शुगर, दूसरा होती है नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनी बेस, तीसरा होता है फॉस्फोरिक अम्ल। तो इन तीनों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शर्करा की, उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार की, उसके बाद फॉस्फोरिक अम्ल की। तो सबसे पहले देखेंगे पेंटोज शुगर क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। पेंटोज शुगर जो होती है, इस शर्करा में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, अतः ये पेंटोज कहलाती है। 5 कार्बन से केमिस्ट्री के अंदर 5 कार्बन हो तो वहाँ पे लिखा जाता है शब्द पेंट। तो पेंटोज वहीं से आया है। भी पेंटोज शुगर 5 कार्बन होते हैं, इसी के कारण डीएनए की जो पेंटोज शर्करा है, इंपॉर्टेंट चीज़, डीएनए की जो पेंटोज शर्करा है वो होती है डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए की होती है राइबोज। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए की और जो आरएनए की जो शुगर है, शर्करा है, उसमें इतना ही फर्क होता है कि डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम, और जबकि राइबोज में क्या होता है, वहीं ऑक्सीजन पाया जाता है। तो अब हम इसकी संरचना देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसकी संरचना दिखाते हैं, ये चलिए आपको। तो ये होती है पेंटोज शुगर की संरचना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऑक्सीजन है, ये 1 नंबर कार्बन है, इस पर OH और H जुड़ा रहता है, यहाँ पर HOH जुड़ा रहता है, ये होता है आपका 2 नंबर कार्बन। अब ये तो है राइबोज शुगर बेसिकली बात करें तो यहाँ पर जब डीऑक्सी राइबोज होगी, डीएनए की जो होगी शर्करा जब, तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये नहीं होगा, यहाँ पर HH ही दिखेगा। ठीक है, ये होता है 3 नंबर कार्बन, यहाँ पर HOH जुड़ा रहेगा सेम सभी में, और यहाँ पर होता है CH2OH और H समूह। तो ये होती है आपकी पेंटोज शुगर की संरचना। पेंटोज शुगर में बिल्कुल सिंपल सी संरचना है, 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, और एक ऑक्सीजन होती है, एक मुख्य ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ पर होती है, उसके अलावा अन्य कार्बन में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ी रहती है। तो डीऑक्सी राइबोज में बस इतना ही है, 2 नंबर कार्बन से ये ऑक्सीजन निकल जाती है। ये संरचना पूछ ली जाती है कई बार, तो आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। तो अब देखते हैं आगे। न्यूक्लियोटाइड की 2 नंबर पॉइंट हमने देखा था कि नाइट्रोजनी क्षार होता है। पहला हमने पेंटोज शुगर पढ़ लिया, नाइट्रोजनी बेस के बारे में देखते हैं। तो इन्हें क्षारक क्यों कहा जाता है? पहली बात तो क्षारक कहा जाता है क्योंकि इनकी उपस्थिति किसी विलयन की पीएच को बढ़ा देती है। तो आपको पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजनी क्षारक को क्षारक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी उपस्थिति किसी विलयन की पीएच को बढ़ा देती है। वैसे ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो फिर भी आप याद रखें एक बार जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद है नाइट्रोजनी क्षारक। अगर बात करें तो ये चक्रीय यौगिक है, एक साइक्लिक यौगिक कंपाउंड है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होती है प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडिन। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार की अगर बात करें, एक होती है प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडिन। अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहले हम बात करेंगे प्यूरिन की संरचना की, उसके बाद हम बात करेंगे पिरिमिडिन की। तो सबसे पहले प्यूरिन की बात करते हैं। तो प्यूरिन हम बात करते हैं, तो प्यूरिन में 2 चक्र पाए जाते हैं, यानी प्यूरिन की 2 वलयें होती है। जैसा कि ये है प्यूरिन की संरचना, तो आपको दिख रही होगी 2 वलय है, यहाँ पर बेंजीन जैसी 2 वलय दिख रही होगी। ठीक है, तो ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन के जैसी 2 वलय होती है। ठीक है, 2 चक्र पाए जाते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होती है एडेनिन और एक होती है ग्वानिन। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, पहली जो वलय होती है उसमें एक नाइट्रोजन यहाँ पर होता है 1 नंबर पर, और दूसरा होता है 3 नंबर पर। ये इसमें आपको कार्बन की नंबरिंग भी दी गई है साथ में। ठीक है, उसके बाद दूसरी वलय होती है, इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, इस प्रकार से ये दिखाई देती है। तो ये थी प्यूरिन। प्यूरिन 2 प्रकार की होती है, एडेनिन और ग्वानिन। अगली है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन क्या होती है? इसमें केवल एक रिंग पाई जाती है, यानी एक ही वलय पाई जाती है। प्यूरिन में 2 वलय पाई जा रही थी,
और इसमें एक ही वैल्यू पाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है। वो कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी, एडेनिन और ग्वानिन। ये 3 प्रकार की होती है, थाइमिन होती है, साइटोसिन होती है और यूरेसिल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। ये होती है इसकी संरचना, एक वैल्यू है, एक नाइट्रोजन 3 नंबर पर और एक 1 नंबर कार्बन पर। ठीक है, तो ये जो स्टार वाला हिस्सा है ये शर्करा से जुड़ा रहता है आपका। ये किससे जुड़ा रहता है? शर्करा से। शर्करा जो अभी हमने पीछे देखी कि पेंटोस शुगर के बारे में, उससे ये जुड़ा रहता है। तो इन क्षारकों को, जो ये हमने क्षारक पढ़े दो प्रकार की, प्यूरिन और पिरिमिडिन, उसके अंदर हमने 5 प्रकार के क्षारक पढ़े, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये सब जो होते हैं इनको उनके प्रारंभिक अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एडेनिन के लिए हम ए का उपयोग करते हैं, गुआनिन के लिए जी का उपयोग करते हैं, थाइमिन के लिए टी का उपयोग करते हैं, साइटोसिन के लिए सी का उपयोग करते हैं, यूरेसिल के लिए यू का उपयोग करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो बेसिकली अगर कहीं पर हमें एडेनिन लिखना हो, एडेनिन लिखना हो तो हमें ए प्रयोग करना है। ठीक है, और ग्वानिन दर्शाना हो संरचना में तो जी प्रयोग करना है। इसी प्रकार से हमें अक्सर प्रयोग करने हैं। तो ये थी आपकी नाइट्रोजनी क्षार, हमने पढ़ ली। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार की थी, प्यूरिन और पिरिमिडिन। इन तीनों के मिलाकर 5 प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ही, अगर आपको ये समझ में आए हैं अच्छे तरीके से तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, अन्यथा आपको थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है सिस्टम। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पढ़नी है। तो देखिए, नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन परमाणु से नाइट्रोजन बंध द्वारा परमाणु से नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये कौन से बंध द्वारा जुड़ा रहता है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। शर्करा व नाइट्रोजनी क्षारक के जुड़ने से एक जल अणु की हानि होती है, अतः ये क्या है? संघनन क्रिया। शर्करा यानी पेंटोस शर्करा व नाइट्रोजनी क्षारक यानी नाइट्रोजनी क्षार के जुड़ने से एक जल के अणु की हानि होती है, और ऐसा किसकी क्रिया में होता है? संघनन की क्रिया में। इस प्रकार शर्करा के नाइट्रोजनी क्षारक यानी शर्करा, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक के जुड़ने पर एक यौगिक या एक कंपाउंड का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है? पेंटोस शर्करा के और नाइट्रोजनी क्षार के जुड़ने से होता है। अभी हम न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में देखने वाले हैं। उससे पहले हमारा एक और जो कंपाउंड है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि है फॉस्फोरिक अम्ल, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगला है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल की मैं बात करूं तो फॉस्फोरिक अम्ल नाभिकीय अम्लों की प्रकृति यानी जो अम्लीय प्रकृति होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है। ये होती है उसकी संरचना, OH, बीच में P, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH और OH नीचे भी। यह क्या किससे जुड़ा रहता है? ये शर्करा से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये था फॉस्फोरिक अम्ल जो तीसरा था। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। आइए, तो DNA न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले नाइट्रोजनी क्षार DNA में कौन कौन सी पाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पाई जाती है एडेनिन, एक पाई जाती है ग्वानिन, एक होती है थाइमिन और एक होती है साइटोसिन। यूरेसिल जो होती है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, यूरेसिल पाई जाती है RNA के अंदर। ठीक है, 4 नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है। तो सब अब बात करते हैं इनमें शर्करा कौन सी होती है। तो शर्करा होती है इनमें डिऑक्सीराइबोज। शर्करा कौन सी होती है? डिऑक्सीराइबोज, जिसकी संरचना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 नंबर कार्बन से 1 ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है, अब है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड की मैं बेसिकली बात करूँ तो सिंपल सी थ्योरी है। न्यूक्लियोसाइड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है नाइट्रोजनी क्षार और एक होती है पेंटोस शर्करा। तो ठीक है, तो शर्करा कौन सी होती है यहाँ पर? डिऑक्सीराइबोज। तो डिऑक्सीराइबोज का डिऑक्सी लगाते हैं, उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार कौन सी लेते हैं? एडेनिन के लिए लिख रहे हैं हम, मान लो, तो एडिनो, और लास्ट में लगाते हैं सीन। तो डिऑक्सी एडिनोसिन एक तो होगा आपका ये न्यूक्लियोसाइड। दूसरा होगा ग्वानिन के लिए, तो ग्वानिन के लिए होगा डिऑक्सी ग्वानोसिन। इसी प्रकार थाइमिन के लिए तो डिऑक्सी थाइमिडीन, और इसी प्रकार से साइटिडीन के लिए डिऑक्सी साइटिडीन। ये 4 प्रकार के आपके DNA के न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। तो ठीक है, ये DNA के हो गए। अब बात करते हैं RNA के न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो RNA के न्यूक्लियोसाइड्स की बात करूँ तो एक तो होता है एडेनिन और एक शर्करा होती है यहाँ पर राइबोस। तो बन गए कौन से? एडिनोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर शर्करा डिऑक्सी नहीं है इसलिए डिऑक्सी नहीं लगाया यहाँ पर।
क्योंकि आरएनए में शर्करा कौन सी होती है, राइबोस होती है, तो एडिनोसिन। उसके बाद है ग्वानिन और राइबोस शर्करा मिल गई तो ग्वानोसिन। यूरेसिल पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पर है थाइमिन नहीं पाया जाता, तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, तो आपको लिखना है यूरेसिल। तो ये और राइबो शर्करा मिलकर यूरेडिन बनाती है। उसके बाद है साइटोसिन, साइटोसिन और राइबो शर्करा मिलकर साइटिडीन बनाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा डीएनए की बेसिक जानकारी भी, डीएनए क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में, डीएनए में कौन कौन से जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 पदार्थ उसके कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होते, अभी भी और पढ़ेंगे इनके बारे में, इनकी हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे अच्छी तरीके से। तो अगली वीडियो में हम इनकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे भी। पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, चेन कैसी बनती है उनके बीच में, और डीएनए के एक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है, आदि सब चीज़ें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।